जो हमारा चैप्टर है सप्लाई का, इस सप्लाई के चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें हमारी निकल के आई हैं बिकॉज ऑफ द सर्कुलर्स एंड सम अदर क्लैरिफिकेशंस एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें करके जाएंगे हम लोग, क्योंकि एग्जामिनर का एक टेंडेंसी है कि वो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। जो सबसे पहला हमारे पास एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ वो है लेट पेमेंट का, सरचार्ज का या फीस का। किसी भी प्रकार की कोई लेट पेमेंट है, किसी भी प्रकार का कोई सरचार्ज है, कोई फीस चार्ज हो रही है, उसके बारे में। ये वाला पॉइंट कहाँ पे आया? देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ अपने पेमेंट्स वगैरह करनी है और आप पेमेंट्स टाइमली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सप्लायर आपके ऊपर कुछ लेट फीस चार्ज करता है, कोई पेनल्टीज वगैरह चार्ज करता है, कोई सरचार्ज वगैरह लेता है और इस तरह की चीज़ें। तो क्वेश्चन ये यहाँ पे ये आता था कि भाई सप्लाई का जो रेट है जीएसटी का, और जो इंटरेस्ट या फिर लेट फीस या सरचार्ज लग रहा है या लेट पेमेंट की जो फीस लग रही है, उसका जो जीएसटी का रेट है, क्या वो दोनों का सेम रहेगा? उदाहरण के तौर पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने अगर पे करना है एक पर्टिकुलर डेट तक, लेट से 26 जनवरी तक मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, और अगर मैं 26 जनवरी तक नहीं पे करता, 30 जनवरी को पे करता हूँ, तो मेरे ऊपर लेट फीस चार्ज होती है। तो क्या उस लेट फीस के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, नहीं होगा? अगर होगा तो किस रेट पे होगा? दैट वाज एन इशू। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई ये कर दिया कि सब जो लेट फीस है उसके ऊपर वही करेक्टर अप्लाई होगा जो मेन सप्लाई के ऊपर, जो मेन सप्लाई का करेक्टर है। जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी, तो हम सबको ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जाम सप्लाई रहता है। तो अगर वो एग्जाम सप्लाई है, तो क्या उसके वो लेट पेमेंट के ऊपर, जो बिल की लेट पेमेंट है उसके ऊपर अगर कोई लेट फीस चार्ज हो रही है, तो क्या वो भी एग्जाम रहेगा या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट आपको बेचा और जिसके लिए आपको पेमेंट 26 तारीख तक करनी थी, आपने 26 तारीख तक पेमेंट नहीं करी, आप 30 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं और मैं आपसे उसके लिए कुछ लेट फीस चार्ज कर रहा हूँ। अब जो प्रोडक्ट मैंने बेचा उसके ऊपर जीएसटी का रेट था 5% का, तो जो मैं लेट फीस आपसे चार्ज करूंगा उसके ऊपर जीएसटी का रेट क्या होगा? क्या जीएसटी का रेट 5% होगा, 12% होगा, 18 होगा? किस रेट पे मैं जीएसटी चार्ज करूंगा? आप सबको ये भी याद है कि मैंने अपनी क्लासेस में आपको बताया है कि ये जो लेट फीस वगैरह है ये हमेशा आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के हिसाब से इसके ऊपर कैलकुलेशन कीजिए। बट देन भाई अगर इंक्लूसिव भी करना है तो रेट तो पता होगा ना। तो सप्लाई के चैप्टर के अंदर ये एक अमेंडमेंट आप कह लीजिए, एक सर्कुलर कह लीजिए, एक क्लैरिफिकेशन कह लीजिए, जो भी आपने कहना हो वो कह लीजिए, हमारे को सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन मिल गया और सरकार ने कहा कि भाई जो भी ये लेट पेमेंट है उसके लिए कोई सरचार्ज है, कोई लेट फीस अगर चार्ज हो रही है, तो उसका जीएसटी का रेट वही रेट रहेगा जो सप्लाई का रेट था। अगर सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी के ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। पैराग्राफ पढ़ेंगे, सारी बात समझ आएगी अच्छे से, हालांकि मैंने आपको हिंदी में सारी बात बता दी है। द फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लेट पेमेंट, the facility of accepting late payment with interest or late payment fees, fine, penalty is a facility granted by the supplier which is a naturally bundled with the main supply। और जब ये नेचुरल बंडल बन गया तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई बन गया, और हम सबको अच्छे से पता है कि कॉम्पोजिट सप्लाई में जो जीएसटी रेट होता है ये वो वही रेट होता है जो मेन सप्लाई का रेट होता है। So it is not uncommon or unnatural for a customer to sometimes miss the last date of payment of electricity, water, telecommunication services, etc. Almost all these service providers across the world provide the facility of accepting the late payment with late fine or penalty। तो वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं साहब, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, हम आपकी पेमेंट लेट भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर लेट फीस चार्ज करेंगे हम आपसे। So even if these services is described as a service of tolerating the act of late payment, it is ancillary supply which is a natural bundle and supplied in conjunction with the principal supply, and therefore should be assessed as a principal supply।
तो जैसा कॉम्पोजिट सप्लाई में हम लोग करते हैं कि लेट फीस को भी उसी रेट के हिसाब से टैक्सेबल करेंगे जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट होगा. Since it is ancillary to and natural bundle with the principal supply such as electricity, water, telecommunication, cooking gas, insurance, etc., it should be assessed at the same rate as that of principal supply. This is the most important concept. It should be assessed at the same rate as that of principal supply. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करने पे आप लेट हो रहे हैं और उसके ऊपर लेट फीस या इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता. इसी प्रकार से बाकी सिचुएशंस हैं. मान लीजिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आपको पानी की सप्लाई आती है और उस पानी की बिल की आप लेट पेमेंट करते हैं, तो लेट पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होगा, लेट फीस चार्ज होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सप्लाई किया हुआ पानी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है. दैट इज एन एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट. इस वजह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो लेट पेमेंट अगर आप करेंगे तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेट फीस चार्ज होगा, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा. बट दैट इज नॉट द केस विद कुकिंग गैस. कुकिंग गैस जो है वो टैक्सेबल होती है और उसके हिसाब से उनके ऊपर जीएसटी के रेट्स भी वही होंगे जो कुकिंग गैस के रेट्स होते हैं. मूविंग ऑन, सप्लाई के चैप्टर में ही अगर हम लोग आगे चले तो आपको याद है सप्लाई के चैप्टर में टॉपिक आता है हमारे पास शेड्यूल 2. जो ये शेड्यूल 2 है, ये जो शेड्यूल 2 है इसके अंदर बताया गया है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको हम लोग या तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या फिर उनको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे. और ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसके अंदर एक टॉपिक आता है हमारे पास एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, एग्रीइंग टू refraining from an act, agreeing to tolerate an act or situation, or agreeing to do an act. तो ये सारे के सारे वर्ड्स एक जैसे लगते हैं और काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी भी है इनके अंदर. सिमिलैरिटी है, सिमिलर नहीं है, एक जैसे हैं, एक बिल्कुल हूबहू सेम नहीं है. तो इनसे रिलेटेड कुछ हमारे पास क्लैरिफिकेशंस आए, एफएक्यूज आए, सर्कुलर्स आए और उनके अंदर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं सरकार ने. तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने जो सरकार ने एग्जाम्पल्स दिए हैं इन तीनों को समझाने के लिए मैंने वही एग्जाम्पल उठा के एज इट इज वर्ड टू वर्ड मैंने अपने नोट्स के अंदर डाल दिया है. और हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर इन्हीं एग्जाम्पल में से या तो कोई एमसीक्यू बन के आ जाए या इन्हीं एग्जाम्पल में से कोई 1 या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन बन के आ जाए. तो प्लीज़ ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार करके जाइएगा, इसको आपने स्किप नहीं करना है. मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जामिनर का ध्यान इसके ऊपर होगा तो आपका ध्यान भी इसके ऊपर होना चाहिए. एग्जाम में आए या ना आए, अदरवाइज कुछ नया सीखने को मिल जाएगा. और जरा देखें, लिखा हुआ है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट. हम लोग एग्री कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर एक्ट से रिफ्रेन करेंगे. इससे रिलेटेड इन्होंने एग्जाम्पल दिया. इन्होंने कहा कि साहब जो भी नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे आपको याद है मैंने आपको जॉली एलएलबी का एग्जांपल दिया था, जॉली एलएलबी 1. तो जॉली एलएलबी 1 जो था वहाँ पे अरशद वारसी को 20 लाख रुपए ऑफर किए जाते हैं कि भाई तुम ये केस छोड़ दो. तो वही वाला केस यहाँ, वही वाला पॉइंट यहाँ पे है, अ नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट. तो अरशद वारसी विल नॉट कम्पीट विद द अदर लॉयर जो सीनियर एडवोकेट था. मेरे को शक्ल याद आ रही है, नाम याद नहीं आ रहा. तो non-compete agreement where one party agrees not to compete with the other party in a product or a service or in a geographical area against a consideration paid by the other party. हमारे केस में other party is that fellow जो कि 3 Idiots में प्रिंसिपल बना था, मेरे को उसका नाम ही याद नहीं आ रहा. तो जो अरशद वारसी है वो 20 लाख रुपए लेता है. हालांकि वो बात तो अलग है कि वो बाद में जाके वो 20 लाख रुपए वापस कर देता है और उसके बाद वो केस लड़ता है. दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू. लेकिन हमने ये कहा था कि मान लो अगर वो ये केस ना लड़ता 20 लाख रुपए एक्सेप्ट करके, तो वो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के एग्जाम्पल के अंदर फिट बैठ जाता. इसी प्रकार से एक और हम इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. ये कहता है कि साहब एक बिल्डर है, वो बिल्डर कहता है कि साहब मैं बिल्डिंग में और फ्लोर की कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, एक्स्ट्रा फ्लोर की कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, इवन दो उसको परमिशन मिली हुई है म्युनिसिपल अथॉरिटी से
कि भाई वो 3 माला 4 माला 5 माला बना सकता है, वो कहता है मैं नहीं बनाऊंगा, अगर आप मेरे को कंपनसेशन दे दो। कौन देगा कंपनसेशन? आसपास वाले लोग कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन क्यों देंगे? कि भाई तू और बिल्डिंग ऊंची मत कर, अगर तूने बिल्डिंग और ऊंची कर ली तो हमें सनलाइट नहीं मिल पाएगी, हमारे लिए सनलाइट जरूरी है। तो वी वांट टू हैव अ प्रॉपर सनलाइट, वी वांट टू हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ लाइट एज वेल एज वेंटिलेशन ऑफ एयर। तो जिसकी वजह से भाई तू और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन मत कर, हम तेरे को उसके बदले में कंपनसेशन देते हैं, पैसे देते हैं फॉर नॉट डूइंग एन एडिशनल कंस्ट्रक्शन ऑन द फ्लोर। तो वो भी किसके केस में आ गया? agreeing to an obligation to refrain from an act। एक और एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया कि साहब जो एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो इंडस्ट्रियल यूनिट ने कहा कि साहब मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं करूंगा, एक पर्टिकुलर आवर्स के जो विंडो ऑफ आवर्स है, गैप ऑफ आवर्स है, उसके अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं करूंगा, जिसकी वजह से जो आसपास का जो स्कूल है उस स्कूल के अंदर बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, ऑन अ कंडीशन, ऑन अ शर्त कि वो स्कूल वाला मेरे को उसका कंपनसेशन दे दे। तो आप ऐसे समझिए कि स्कूल के बिल्कुल साथ में कोई एक इंडस्ट्रियल यूनिट है। अगर स्कूल टाइमिंग्स में, स्कूल टाइमिंग्स होते हैं सुबह 8 से लेके 1 बजे, 8 से लेके 2 बजे, तो ये जो 8 से लेके 1, 8 से लेके 2 बजे जो 5-6 घंटे का टाइम है, इस 5-6 घंटे में इंडस्ट्रियल, अगर इंडस्ट्री चलेगी तो उसका शोर होगा, उसका पोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडस्ट्री वाले ने कहा कि ठीक है साहब, आप मेरे को कंपनसेशन दे दो, मैं इन 5-6 घंटों के अंदर अपनी इंडस्ट्री नहीं चलाऊंगा, स्कूल आवर्स खत्म होने के बाद ही अपनी इंडस्ट्री चलाऊंगा। तो उस चीज़ के लिए कंपनसेशन अगर दे दिया जाए तो वो भी हमारी सप्लाई की कैटेगरी में आएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी केसेस में जीएसटी चार्ज होगा, जो भी वो कंसिडरेशन है वो उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, एंड द होल प्रोसेस इज टू बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई। फिर एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है, वो है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और टॉलरेट अ सिचुएशन। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो बर्दाश्त करने वाली जो सिचुएशन है उसकी अगर हम लोग बात करें कि भाई एक दुकानदार है, दुकानदार ने किसी एक फेरी वाले को, ठेले वाले को, फेरी वाले को अलाउ कर दिया, अंग्रेजी में बोल दूं कि हॉकर को अलाउ कर दिया दुकानदार ने कि भाई तू मेरी दुकान के बाहर अपनी दुकान लगा ले, मेरी दुकान के बाहर तू अपनी दुकान लगा ले। दुकानदार एक फेरी वाले को, हॉकर को कह रहा है। आपने कई बार देखा होगा, आपकी जो लोकल मार्केट्स है उसके अंदर ऐसा होता है कि कोई मिठाई वाले की दुकान है, बीकानेर वाले की कोई दुकान है, बीकानेर स्वीट्स की दुकान है, कोई अग्रवाल स्वीट्स की दुकान है, और शाम के टाइम उसकी दुकान के बाहर मोमोज वाला बैठ जाता है, गोलगप्पे वाला बैठ जाता है, टिक्की वाला बैठ जाता है, चाट पकौड़ी वाला बैठ जाता है। तो यहाँ पे दुकानदार किसी हॉकर को अलाउ कर रहा है कि दुकान के बाहर का जो पेवमेंट है, जो वरांडा है, वहाँ पे बैठ जा, वहाँ पे अपना काम धंधा कर ले, और उसके बेसिस के ऊपर तू मेरे को मंथली बेसिस पे या एक फिक्स इंटरवल पे कुछ पैसा देता रही हो। तो इवन दैट इज टू बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई, जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से अगर कोई गली मोहल्ले का RWA है और RWA वालों ने किसी मंदिर को, किसी गुरुद्वारे को, किसी मस्जिद को कहा कि साहब आप अपना, या कोई स्कूल वगैरह को कहा, या फिर किसी भी और तरह की ऐसी चीज़ें कि साहब आप लाउड स्पीकर लगा लो, और लाउड स्पीकर लगा के आप अर्ली मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह जो होती है आप उनको कर लीजिए, लेकिन उसके बदले में आप हमें कंपनसेशन पे कर दीजिए कि सुबह सुबह जो आसपास के लोग हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, हम उसके लिए कंपनसेशन आपसे डिमांड करते हैं, कंपनसेशन पे कर दीजिए और लाउड स्पीकर चला लीजिए आप अपने। तो ऐसे सिचुएशन में जो गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, मॉस्क या बाकी की और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर कंपनसेशन देती है लाउड स्पीकर ऑपरेट करने के लिए, तो इवन दैट इज टू बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई, और उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। देन हमारे पास कंसेप्ट आता है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। कोई एक्ट करने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए आपसे कोई पैसा चार्ज किया जाता हो। तो जैसे यहाँ पे है कि भाई इंडस्ट्रियल यूनिट कहता है कि मैं आपके यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगा दूंगा, अपने कोई इक्विपमेंट्स वगैरह इंस्टॉल कर दूंगा RW के कहने पे, RW के फोर्स करने पे, लेकिन उसके बदले में वो कहता है कि साहब मेरे को आप कंपनसेशन पे कर दीजिए।
कंपनसेशन कौन पे करेगा? RWA कंपनसेशन पे करेगा कि भाई पॉल्यूशन ने हमारे पास नहीं होना चाहिए, आप पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाइए, हम लोग उसके बदले में आपको कुछ कंपनसेशन वगैरह पे करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसको भी सप्लाई माना गया और इसके ऊपर भी GST लगेगा। ये वाली की सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिख के दी हुई है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देखिएगा, मेरे को नहीं लगता कि आपको इनके अंदर डाउट आना चाहिए। फिर आपको याद है कि हम लोग सप्लाई के चैप्टर में शेड्यूल 3 में गए थे। शेड्यूल 3 जो था दैट वाज प्राइमरली अ नेगेटिव लिस्ट कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको सप्लाई नहीं माना जाएगा, नेगेटिव लिस्ट है। तो नेगेटिव लिस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए थे, जैसे सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, उसके बारे में बात हो रही थी। अगेंस्ट द कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। देन अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जाके अगर कोई काम करता है जिसके बदले में उसे पैसा मिलता है, तो उस एक्स्ट्रा के ऊपर GST लगेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बार बार बात आती थी, क्या सैलरी का मतलब सिर्फ मॉनेटरी सैलरी है, या सैलरी का मतलब कुछ नॉन मॉनेटरी सैलरी जैसे परकोसिट्स है वो भी आ जाएगा इसमें? तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज के बदले में अगर कोई परकोसिट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में अगर परकोसिट्स प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो परकोसिट्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो परकोसिट्स और फैसिलिटीज की वजह से भी, वो परकोसिट्स और फैसिलिटीज की वजह से भी हम लोग उसे नेगेटिव लिस्ट में ही रखेंगे और उसके ऊपर GST चार्ज नहीं करेंगे। इट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू GST। देन नेगेटिव लिस्ट के अंदर ही एक कंसेप्ट हमारे पास आया था, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई बिल्डिंग है, कोई ज़मीन है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ज़मीन पे तो हम कोई डाउट ही नहीं था कि अगर ज़मीन बेची जाती है, प्लॉट ऑफ लैंड बेचा जाता है, तो इट इज़ नॉट टू बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई, नेगेटिव लिस्ट में जाएगा। बिल्डिंग के केस में आता है कि अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और उसको बेचा जाता है, तो डेफिनेटली दैट इज टू बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और GST लगेगा। उसमें भी शर्त ये थी कि GST नहीं चार्ज करेंगे अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, या कोई फर्स्ट टाइम कोई फैमिली मूव इन कर जाती है, तो कोई फर्स्ट फैमिली मूव इन कर जाए या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद अगर बिल्डिंग बेची गई है तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले, किसी फर्स्ट फैमिली के मूव इन करने से पहले अगर बिल्डिंग को बेचा गया है तो उसके ऊपर GST चार्ज होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बात हो रही थी। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आया कि साहब ऐसे बहुत सारे आजकल केसेस हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली के पास एक जगह आती है गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय समथिंग का उसका पूरा नाम है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, जैसे नाम से समझ आता है। तो वहाँ पे कोई बिल्डर्स हैं या कंसोर्टियम ऑफ बिल्डर्स हैं, उन्होंने प्लॉट्स ऑफर करे हैं अलग अलग डायमेंशंस के, अलग अलग साइजेस के, और उन्होंने कहा साहब इस प्लॉट से रिलेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करके देंगे, सड़क बना के देंगे, सीवर सिस्टम करके देंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल करके देंगे, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स लगा के देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पूरा होगा वहाँ पे, एंड वेल गेटेड सोसाइटी बना के हम आपको देंगे, लेकिन उसके अंदर बिल्डिंग नहीं होगी, प्लॉट्स होंगे सारे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्लॉट्स को अगर इस तरीके से डेवलप करके बेचा जा रहा है, तो फिर क्या वहाँ पे भी GST लगेगा या नहीं लगेगा? तो क्लैरिफिकेशन आ गया। इन्होंने कहा कि अगर प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं डेवलपमेंट के बाद अगर प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर भी GST चार्ज नहीं होगा। प्लॉट्स के सेल के ऊपर GST चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर ये बिल्डर डेवलपिंग करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से अगर कोई सर्विस ले रहा है, तो उसके ऊपर GST लगेगा, उसके ऊपर GST लगेगा। आप ऐसे समझिए कि मैंने बिल्डर से प्लॉट परचेस करा, तो जब मैं बिल्डर से प्लॉट परचेस कर रहा हूं, डेवलप्ड प्लॉट्स हैं जिसके अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, तो बिल्डर मेरे से GST चार्ज नहीं करेगा। लेकिन उस प्लॉट की डेवलपमेंट के लिए हो सकता है कि बिल्डर ने किसी से सर्विसेज ली हो, तो जिस व्यक्ति ने बिल्डर को सर्विसेज दी थी
वो व्यक्ति बिल्डर से जीएसटी चार्ज करेगा। यही बात यहाँ पे इन्होंने लिख के दी है। जो नेगेटिव लिस्ट है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसी से रिलेटेड आओ जरा ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा इसको। लिखा गया है लैंड में बी सोल्ड, लैंड में बी सोल्ड आइदर एज इट इज, जैसे कि है वैसे की वैसे बेच दी जाए, और आफ्टर सम डेवलपमेंट सच एज लेवलिंग, लेवलिंग का मतलब उसे एक फ्लैट लेवल के ऊपर लेके आना, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइंस, लेइंग का मतलब होता है बिछा देना, तो ड्रेनेज लाइंस बिछा देना, वाटर लाइंस बिछा देना, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बिछा देना, इस प्रकार की डेवलपमेंट करने के बाद बेचा जाए। देन सेल ऑफ सच डेवलप्ड लैंड इज ऑल्सो द सेल ऑफ लैंड and is covered in the negative list, and accordingly it will not attract any GST. However, any services provided for the development of the land like leveling, laying of drainage lines as may be received by the developer shall attract GST at the applicable rate of such services. तो जब डेवलपर सर्विसेज लेगा उसके ऊपर जीएसटी जरूर लगेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। कुछ और कंसेप्ट्स इन्होंने डेवलप करे हैं, कुछ और इन्होंने कंसेप्ट्स दिए हैं। आप ऐसे ही मान के चलेगा कि कुछ क्लैरिफिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आई है, और वो क्लैरिफिकेशन में एक टॉपिक हमारे पास है, व्हाट अबाउट ऑनरेरियम्स विच आर गिवन टू द गेस्ट एंकर्स। नाउ व्हाट इज ऑनरेरियम? ऑनरेरियम क्या होता है? देखिए, ऑनरेरियम का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं उसके ऑनर में, लेकिन ये किसी भी लिहाज से उसकी फीस नहीं है, ये किसी भी लिहाज से उसकी फीस नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अगर ऐसे दे दूं कि साहब मान लीजिए क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, और क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक न्यूज़ चैनल ने सचिन तेंदुलकर को कहा कि सचिन सर आप हमारे पास इसमें न्यूज़ चैनल पे आइए और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसके ऊपर आधे घंटे का हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे, आप सिर्फ आधे घंटे के लिए आके एज अ गेस्ट एंकर हमारे पास बैठिए और अपने सजेशंस, अपने जो सुझाव वगैरह है वो दीजिए। अब सचिन तेंदुलकर के आधे घंटे की फीस भी करोड़ों रुपए में होगी। अब न्यूज़ चैनल वाला सचिन को कहता है कि साहब देखिए आपकी जो करोड़ों की फीस है वो तो हम लोग अफोर्ड कर नहीं सकते, लेकिन हाँ आपके और हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो आप उस रिलेशन को मेंटेन करते हुए आप हमारे पास आ रहे हैं, हम डेफिनेटली आपकी इज्जत करते हुए, आपको ऑनर करते हुए हम आपको कुछ छोटा सा अमाउंट जरूर दे देंगे, काइंड ऑफ अ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो सचिन तेंदुलकर की आधे घंटे की फीस तो करोड़ों रुपए में अफोर्ड ही नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ चलो जी 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे दिया कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, तो फिर उसको कहा जाता है एज एन ऑनरेरियम पेमेंट्स। क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट अबाउट ऑनरेरियम पेमेंट्स? तो ऑनरेरियम पेमेंट्स के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो सरकार ने इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया, और सरकार ने कहा कि साहब ऑनरेरियम पेमेंट्स के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वो देखेगी कि वो जो गेस्ट आ रहा है उसकी टर्नओवर कितनी है। अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, या फॉर दैट मैटर अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है 10 लाख से कम है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ अगर उसका टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख से ज़्यादा है तो फिर हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे ऑन द ऑनरेरियम पेमेंट्स। आओ ज़रा ऑनरेरियम पेमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑनरेरियम पेमेंट्स होती क्या है वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। मेकिंग अ पेमेंट टू समबडी ऑन द ऑनर, उनकी इज्जत करते हुए, बट किसी भी लिहाज से उनकी फीस नहीं है। आओ ज़रा स्टार्ट करते हैं। Applicability of GST on the payment of honorarium to a guest anchor या guest whatever you want to say. Supply of all goods and services are taxable unless they are declared neither as a supply of goods nor as a supply of services. तो वो कह रहा है भाई सभी प्रकार की जो सर्विसेज हैं, सभी प्रकार के गुड्स हैं वो टैक्सेबल है जब तक उसको स्पेशली एग्जेम्प्ट ना कर दिया जाए। Services provided by guest anchors in lieu of an honorarium attracts GST liability. तो बड़ी सीधी सी बात लिख दी कि साहब जो भी सर्विस प्रोवाइडर गेस्ट एंकर के तौर पे सर्विसेज दे रहा है जिसके बदले में उसे ऑनरेरियम मिल रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मोटी मोटी बात है, जीएसटी लगेगा, बच नहीं सकते आप। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखिएगा
However, guest anchor whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 20 lakh, does not exceed 10 lakh in case of special category states shall not be liable to take registration and pay GST. अगर 20 लाख से कम है, 10 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, GST नहीं लगेगा। उसके बाद बात आती है कि चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो चेक डिसऑनर होने पे फाइन या पेनल्टी चार्ज होती है। क्या चेक डिसऑनर हो जाने पे फाइन और पेनल्टी चार्ज होती है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? इसी बेसिस के ऊपर, बिल्कुल वो सेम प्रिंसिपल के ऊपर एक और कंसेप्ट है कि अगर कोई वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है तो वायलेशन ऑफ लॉ पे जो पेनल्टीज लगती है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोनों का जो कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली सेम चल रहा है। देखिए, सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। सरकार कहती है कि साहब चेक अगर डिसऑनर हो रहा है और हम लोग लेट फीस चार्ज कर रहे हैं, या अगर किसी ने कानून तोड़ा और उसके ऊपर हम लोग कोई पेनल्टी लगा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आपने रेड लाइट जंप किया और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर 1000 रुपीज का चालान कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या यहां पे चालान या लेट फीस इस वजह से लग रहा है आपके ऊपर कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फॉर दैट मैटर अदर पार्टी आपकी इस एक्टिविटी को बर्दाश्त कर रही है? आंसर इज नो। सरकार ने ये कहा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि सब चेक डिसऑनर हो रहा है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे आपके इस काम को। इट्स नॉट कि हम लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और उसकी वजह से हम लोग आपसे पैसा ले रहे हैं। अगर आपने रेड लाइट जंप कर दिया तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और आपसे पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं या चालान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हम इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इस वजह से हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं। दो अलग अलग बातें हैं, बर्दाश्त करना और फिर उसकी वजह से पेनल्टी लगाना। जैसे कि साहब आपने मेरे को पेमेंट करनी थी 26 जनवरी तक, आपने 26 जनवरी तक पेमेंट नहीं करी, 30 जनवरी को पेमेंट कर रहे हो। मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई, पेमेंट कर तो रहे हो ना, आपने कुछ देरी से भी करा कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, डिले भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन हाँ मेरे को उसके बदले में पैसा दे दो, लेट फीस दे दो। तो उस लेट फीस के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन आप जरा सोचो कि आपने रेड लाइट जंप कर दिया, रेड लाइट जंप करके आपने अपनी जान भी खतरे में डाली और दूसरों की जान भी खतरे में डाली, और सरकार कहती कोई बात नहीं जी, आपने अपनी जान खतरे में डाली, दूसरों की जान खतरे में डाली, कोई बात नहीं, हम इसे बर्दाश्त कर लेते हैं, पेनल्टी पे कर दो। तो भाई सरकार ने कहती है ना, हम ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम तो ये कहते हैं कि हम तो बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने फिर भी गलत काम किया, हम आपको पनिशमेंट देंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहां पे जो पेनल्टी लग रही है वो इस वजह से नहीं लग रही कि आपकी एक्टिविटी को बर्दाश्त किया जा रहा है। सरकार कहती है कि जो आपने ये हरकत करी है, इस हरकत को हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, इस हरकत को डिस्करेज कर रहे हैं और उस डिस्करेजमेंट के लिए हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं। दोनों में सेम कंसेप्ट है। दोनों कौन से? चेक डिसऑनर एंड फाइन्स इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। आपकी हरकत को डिस्करेज करते हुए आपके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी या मॉनेटरी पनिशमेंट दी जा रही है, उसको हम लोग फाइन्स एंड पेनल्टीज कह रहे हैं। और सरकार ने कह दिया कि हम ये एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे डिस्करेज करना चाहते हैं, इस वजह से पेनल्टी लगा रहे हैं, और ये किसी भी लिहाज से कंसिडरेशन फॉर सर्विस नहीं है और इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो जो यहाँ पे लिखा वो सारी बातें मैंने हिंदी भाषा में आपको साफ साफ लफ्ज़ों में समझा दिया है। आराम से पढ़ेगा, बात समझ आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। द फाइन और पेनल्टी दैट द सप्लायर और द बैंकर imposes फॉर डिसऑनर ऑफ चेक इज अ पेनल्टी imposed नॉट फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट। बैंक ये कहता है कि मैं पेनल्टी इसलिए नहीं लगा रहा कि मैं आपकी इस गलत हरकत को बर्दाश्त कर रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूं और उसके लिए मैं पेनल्टी लगा रहा हूं, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मैं तो आपकी इस हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा और आपको डिस्करेज करना है कि आगे से भी ये काम ना हो, इस वजह से मैं पेनल्टी लगा रहा हूं। सो इट इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट और
tolerating a situation, but it is a fine, it is a penalty imposed for not tolerating and penalizing and thereby deterring and discouraging such an act or a situation. Therefore, check dishonor, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से पढ़ेगा. Therefore, check dishonor fine or penalty is not considered as any service and thus it is not liable to GST. इसके ऊपर GST नहीं लगेगा. ध्यान से करना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमारे एग्जामिनर की टेंडेंसी है वो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स एक एक नंबर में, दो दो नंबर में पूछता है. एमसीक्यूज में पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के पूछेगा. आपने इनको अच्छे से करके जाना है. नए पॉइंट्स आए हैं, सारे नए क्लैरिफिकेशन है, सारी की सारी, पहले नहीं थी, अब आई गई है. फिर आया पेनल्टी फॉर इम्पोजिशन ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. जैसे चालान, आपने रेड लाइट जंप करी, चालान आ गया. आपने कोई पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ नॉर्म्स बने हुए आपने वो फॉलो नहीं करे, पेनल्टी लगी आपके ऊपर. उन सब के बारे में बात हो रही है. मैं अगेन इसको एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए, इसको अच्छे से देखिएगा प्लीज. पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ सच एज ट्रैफिक वायलेशन और वायलेशन ऑफ पॉल्यूशन नॉर्म्स और अदर लॉ आर ऑल्सो नॉट अ कंसिडरेशन for supply received and are not taxable under GST. Such penalties are imposed for the violation of law cannot be regarded as a consideration charged by the government or local authority for tolerating the violation of law. सरकार कहती है हम लोग ये नहीं कर रहे कि आपने रेड लाइट जंप कर लिया, हम लोग कहें कोई बात नहीं जी, रेड लाइट जंप हो गई है, कोई बात नहीं, हमें पैसे दे दो. उसके मतलब है हम आपसे पैसा इसलिए नहीं ले रहे कि हम आपकी इस हरकत को बर्दाश्त कर रहे हैं ना. सरकार कहती है कि हम आपसे पैसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक्टिविटी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है और हमने आपको डिस्करेज करना है, हमने आपको डिटर करना है कि आप फ्यूचर में ऐसी काम ना करें. इस वजह से पेनल्टी लगा रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं हम आपको. सो लॉज आर नॉट फ्रेड फॉर टॉलरेटिंग देयर वायलेशन. ये बहुत अच्छी लाइन गवर्नमेंट ने लिख के दी है. गवर्नमेंट कहते हैं लॉज इसलिए नहीं बनाए जाते कि आप उन लॉज को तोड़ते रहो और सरकार उसको बर्दाश्त करती रहे. नो वे. दे स्टिपुलेट अ पेनल्टी फॉर नॉट टॉलरेटिंग द वायलेशन. जो भी आपसे चालान चार्ज हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि हमने आपकी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करना है. देन वो कहते हैं देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द वायलेटर स्पेसिफिक दैट violation would allow or permit against a penalty, fine or something. तो ये हो गया जी हमारे पास. तो ये दो पॉइंट्स मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर अच्छे से करके जाइएगा. अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि साहब कई बार ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉई ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कोर्स नौकरी बीच में छोड़ के चला जाता है. अब आप सोचो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने पे कितना टाइम लगाया होगा, कितना एफर्ट्स लगाया होगा, और वो जो एम्प्लॉय है बिना किसी चीज़ के परवाह किए हुए वो नौकरी छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर उसकी सैलरी फॉरफिट कर लेता है. सैलरी देनी है, पूरे मंथ की सैलरी फॉरफिट कर ली, नहीं दी सैलरी क्योंकि तुम बिना बताए छोड़ के चले गए. तो जो सैलरी फॉरफिट हो रही है, क्या वो सैलरी फॉरफीचर के ऊपर GST लगेगा? और जरा देखते हैं क्या GST लगेगा या GST नहीं लगेगा. द फॉरफीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट बॉन्ड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ द एम्प्लॉई लीविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर द मिनिमम एग्रीड टाइम पीरियड. तो जितने टाइम पीरियड के लिए सर्व करना था उससे पहले ही अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला जाए और फिर उसके बदले में उससे सैलरी चार्ज उसकी सैलरी फॉरफिट कर दी जाए, तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? क्या GST लगेगा? ध्यान से पढ़ेंगे. The forfeiture of salary or recovery of bond amount in the event of the employee leaving the employment before the minimum agreed period are incorporated in the employment contract to discourage such non-serious candidates from taking up the employment. तो सरकार कहती है कि भाई ये जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्करेज करने के लिए ऐसे क्लॉजेस बनाए जाते हैं कि हम आपकी सैलरी को फॉरफिट कर देंगे या कुछ बॉन्ड अमाउंट आपसे चार्ज किया है वो फॉरफिट कर लेंगे.
The said amounts are recovered by the employer not as a consideration for tolerating an act. ऐसा नहीं है कि आपकी इस हरकत को वो बर्दाश्त कर रहा है, इस वजह से पैसा ले रहा है, नो वे. But such tolerating an act of premature quitting of the employment, but they are the penalties for the non-serious employees for taking up the employment. Further, the employee does not get anything in return from the employer against the payment of such amounts. तो पैसा फॉरफिट हो गया और एम्प्लॉय को तो कुछ मिला नहीं उसमें, तो आप ये नहीं कह सकते ये किसी भी लिहाज से सर्विस है. Therefore, such amount recovered by the employer are not taxable as a consideration for the services of agreeing to tolerate an act or a situation. तो आप ये नहीं कह सकते कि जो भी पैसा फॉरफिट हो गया वो पैसा टैक्सेबल होगा जीएसटी में. आंसर इज नो, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. एक और कंसेप्ट जो इसी के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, आपको याद होगा आप लोगों ने कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, और कॉस्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर आपके कॉस्टिंग के टीचर ने जब आपको कंसेप्ट पढ़ाना था फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और साथ साथ में एक और कंसेप्ट आता है सेमी फिक्स कॉस्ट. सेमी फिक्स कॉस्ट तो वहाँ पे मेरे को ये बात सब पता है, मैंने बहुत सारे टीचर से बात करी इसके बारे में, तो मेरे को ये बात पता है कि वो लोग ज़्यादातर टीचर्स इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जाम्पल देते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर क्या रहता है कि आप जितने यूनिट्स कंज्यूम करोगे पर यूनिट के हिसाब से आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. और आपके घर पे जो बिजली का मीटर लगा हुआ है उस बिजली के मीटर का एक फिक्स रेंट चार्ज आपसे किया जाता है, फिक्स रेंट आपसे चार्ज किया जाता है. तो वो जो फिक्स रेंट है उसके बारे में बात करें, और फिर जो बिजली की यूनिट्स आपने कंज्यूम करी है उसके ऊपर जो पैसा आपसे चार्ज किया जाता है उसके बारे में बात करें. देखिए, जो बिजली की यूनिट्स के बेसिस के ऊपर आपसे जो पैसा चार्ज किया जाता है, आपने 200 यूनिट कंज्यूम करे, 400 यूनिट कंज्यूम करे, 800 यूनिट कंज्यूम करे, उसके बेसिस के ऊपर जो आपसे पैसा चार्ज किया जाता है, दैट इज द मनी फॉर द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज द मनी फॉर द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. और हमें ये बात अच्छे से पता है कि वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है. नाउ व्हाट अबाउट द मीटर रेंट, जो कि आपसे एक फिक्स अमाउंट मीटर रेंट का चार्ज किया जाता है ऑन द मंथली बेसिस. जो फिक्स्ड चार्जेस है उसका क्या करें, क्या वो भी सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए है? तो हमारी सरकार ने कह दिया कि भाई ये है तो बेसिकली सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही. जो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके यूनिट्स को मेजर करने के लिए ही तो मीटर लगाया जाता है. तो उस मीटर का जो पैसा होगा वो भी सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट माना जाएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा. नया कंसेप्ट इन्होंने एक और दे दिया, ध्यान से पढ़ेंगे. बोथ का मतलब दोनों की बात हो रही है. कौन कौन सी दो चीजें? बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइस, द मिनिमम फिक्स्ड चार्जेस या कैपेसिटी चार्जेस and the variable charges that are charged for the sale of electricity are thus not taxable as electricity is exempt from GST. तो जो वेरिएबल है वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, जो आपसे पर यूनिट चार्ज होगा वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, और इसके साथ साथ में मेरे बेटा जो फिक्स चार्जेस चार्ज हो रहे हैं उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा. व्हाट अबाउट कैंसिलेशन चार्जेस? व्हाट अबाउट कैंसिलेशन चार्जेस? अब ये कैंसिलेशन चार्जेस कौन से? देखिए, आज की डेट में आप अगर होटल बुकिंग्स करते हैं तो बहुत सारे होटल अकोमोडेशंस के लिए हमारे पास एप्स है, एमएमटी है, क्रेड के थ्रू भी हो जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं. अगर आप उनके थ्रू या अदरवाइज डायरेक्ट होटल में कॉल करके अगर आप बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे आजकल कंसेप्ट एक चला हुआ है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपनी बुकिंग्स को कैंसिल कर सकते हैं. इनफैक्ट अब तो ये अब पोजीशन है कि सिनेमा हॉल की टिकट्स को भी आप कैंसिल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, और उसके बेसिस के ऊपर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से आपको उसका रिफंड मिलता है कि भाई अगर आपने इतनी पहले कैंसिल करा तो 100% रिफंड है, इतना पहले किया तो 70% रिफंड है, इतना पहले किया तो 20% रिफंड है. दैट वे होटल्स की केस में भी है, और होटल्स में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपने एक दिन पहले कैंसिल करा तो भाई कोई
हम आपको रिफंड नहीं करेंगे, आपने हफ्ता पहले कैंसिल करा तो हम आपको 50% करेंगे, आपने 15 दिन पहले कैंसिल करा तो 100% रिफंड करेंगे, दैट वे। तो ये जो कैंसिलेशन चार्जेस है इनका क्या करें, क्या इनके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? ध्यान से पढ़ेंगे, बी वेरी वेरी केयरफुल। It is a common business practice for the supplier of the services such as hotel accommodation, tours and travel, transportation, etc., to provide a facility of cancellation of the intended supply within a certain time period upon the payment of a cancellation fees. तो एयरलाइंस वाले भी ऐसा करते हैं कि आप एयरलाइंस की टिकट भी कैंसिल कर सकते हैं, रेलवे टिकट्स की बारे में भी बात होती है, आप कैंसिल कर सकते हैं। Allowing the cancellation of an intended supply against the payment of cancellation fees or retention of forfeiture or part or the whole of the amount of the consideration or the security deposit in such case should be assessed as a principal supplier. अब गवर्नमेंट ने कहा कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। आज की डेट में होटल इंडस्ट्री के अंदर दिस हैज बिकम अ स्टैंडर्ड कि आप कैंसिलेशन अलाउ करते ही करते हैं। तो इस वजह से दैट बिकम्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई और कैंसिलेशन के ऊपर वही जीएसटी का रेट लगेगा जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट है। एग्जाम्पल्स आर cancellation charges of railway ticket for a class would attract the GST at the same rate as applicable to the class of travel, that is 5% of GST. फर्स्ट क्लास है, एयर कंडीशन है और सो ऑन। अगर स्लीपर क्लास है तो वैसे एग्जेम्प्ट होता है, तो उसकी भी बारे में बात हो रही है। सेम इज द केस फॉर द एयर ट्रेवल। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैंसिलेशन चार्जेस है उन कैंसिलेशन चार्जेस को सरकार ने क्या मान लिया, कैंसिलेशन चार्जेस को सरकार ने मान लिया कि साहब ये आपका कॉम्पनसेट सप्लाई है और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा बिल्कुल उसी प्रकार से या उसी रेट पे जो नॉर्मल सप्लाई का रेट होता है।